हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग मिशन तो हमारा एक ही रहेगा 30 में से 30। हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग, उसका भी चौथा सेशन। हमेशा की तरह मेरी सलाह वही, आपको याद हो गई होगी, सीक्वेंस में देखिए। पहले और दूसरे सेशन में मैंने आपको अजम्पशंस बताया, तीसरे में मैंने आपको कंक्लूजन बताया, और अब चौथे में हम बात कर रहे हैं तर्क के बारे में। एग्जाम का पैटर्न क्या है? स्टेटमेंट जो दिया जाता है यानी कि कथन, उसी का अजम्पशन चाहिए, उसी का कंक्लूजन चाहिए, और आज उसी से आर्ग्यूमेंट भी चाहिए। इस आर्ग्यूमेंट के बारे में आपसे मैं थोड़ी सी बात करूं तो जरा एक बार ध्यान दीजिएगा। एग्जाम का पैटर्न क्या है इन प्रश्नों को आने का, और इसमें वो पूछना क्या चाहता है, इनको हम किस तरह से ऐसे देखें, ऐसे पढ़ें ताकि फुल प्रूफ हो। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा तर्क का मतलब क्या है। कोई भी एक चीज आपके सामने रखी गई, और जो चीज आपके सामने रखी गई, आपसे कोई चीज के बारे में सलाह मांगी गई। जैसे मान लीजिए कि मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक बात रख रहे हैं क्या साहब हमारे देश में XYZ पॉलिसी लागू करें या नहीं करें, और आपस में सब लोग बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि बाकी जो इनकी जो बैठक है इसमें बाकी मंत्री लोग क्या बोलेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा 3 शब्द ध्यान दीजिएगा। एक तो शुड, एक तो क्या बताइए शुड, और दूसरा यस, और तीसरा नो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के कोई भी प्रश्न में इन 3 शब्दों का होना अनिवार्य है। मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा तो क्या कहा, शुड वी अडॉप्ट XYZ पॉलिसी इन आवर कंट्री, क्या हमें अपने देश में XYZ पॉलिसी लागू करनी चाहिए। तो जिसको भी अपना मत रखना है, मत रखना है मतलब वो जो मत है वही तो तर्क है। तो क्या होगा मुझे बताओ, 2 ही तो काम हो सकते हैं कि जो भी लोग मौजूद हैं वो या तो यस के साथ बात करेंगे, हां मतलब पॉलिसी लागू कर दो, लेकिन हां बोलने से काम नहीं चलेगा साहब। आप पॉलिसी क्यों लागू कर दो उसके बारे में बताना भी तो पड़ेगा आपको, और जो आप बताओगे वही हम तय करेंगे कि जो आपने कहा उसमें दम है कि नहीं। अगर दमदार है तो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग, और अगर दम नहीं है तो आर्ग्यूमेंट वीक। ऐसे ही कोई ये भी कह सकता नहीं साहब ये पॉलिसी लागू मत करो। तो 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो हां या ना, कोई भी चीज हो सकती है। जैसे हम कहना चाहें कि क्या हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को बदल देना चाहिए, क्या करप्शन खत्म करने के लिए ऐसा करना चाहिए, क्या बहुत सारी बातें, क्या क्या क्या। तो कोई भी सामने वाला 2 ही बात रख सकता है, हां या ना। मैंने आपकी सुविधा के लिए इस चैप्टर में 9 नियम बनाए हैं, और मुझे लगता है जैसे मैंने अजम्पशंस में आपको नियम दिए थे, अजम्पशंस और कंक्लूजन दोनों के नियम कॉमन काम करते हैं। क्योंकि अजम्पशन क्या है, स्टेटमेंट का एक कदम पीछे वाला पार्ट, और कंक्लूजन क्या है, स्टेटमेंट का अगला कदम। तो ज्यादातर चीजें कॉमन है, थोड़ी बहुत फर्क है बट ज्यादातर चीजों में कॉमन बात है। यही मैं बात करूं, कुछ मैंने नियम बनाए हैं। अब आपको करना क्या है, आपका काम, ये बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आपका काम इस स्टेटमेंट को चैलेंज करना नहीं है। स्टेटमेंट में तो जो लिखा है वो सही लिखा है, बात खत्म। आपको तो सिर्फ क्या करना है, आपको स्टेटमेंट के बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको टेंशन लेनी है इन दोनों तर्कों के बारे में। अच्छा, आपको तर्क देना भी नहीं है, तर्क तो देकर उसने पहले से दे रखा है, एग्जाम में छाप के दे रखा है। आपको तो सिर्फ यह मालूम करना है कि यह तर्क स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो आपको यह कैसे तय करते हैं, इसके लिए मैंने 9 नियमों का निर्माण किया मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से, और मुझे लगता है कि जो भी प्रश्न बन सकते हैं वे सारे के सारे इन 9 नियमों में जरूर आते होंगे। और एक चीज मैं आपको बताऊं, बिल्कुल घर की तरह से हम सब फैमिली मेंबर्स हैं। मैं आपको बात करूं, हमें अपने जीवन में भी LR को उतारना चाहिए। कोई हमसे बात कर रहा है तो हमें अंदाजा तो लगे वो चाहता क्या है, यानी कि हम उसकी बात को कंक्लूड कर सके या उसके दिमाग को पढ़ सके। इसी तरह से कई बार क्या होता है, हम बेकार की बातें ज्यादा करते हैं और काम की बातें कम करते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि जो रेलिवेंट है वो बात करूं। देखो, मैं पढ़ा रहा हूं आपको आर्ग्यूमेंट, तो इसको सिखाने के लिए अगर मैं आपसे आधा घंटा भी बात करूं तो वो मेरी नजर में जायज है।
वो मजबूत बात है, क्योंकि मैं उससे चीजों को मजबूत कर रहा हूं। लेकिन मैं इररेलेवेंट कोई बात करूं तो वो बिल्कुल गलत बात है, तो उसे क्लास में वीक माना जाएगा। अब जरा देखो, नियमों की बात करते हैं। अभी हम आएंगे प्रश्नों पर 10 मिनट बाद। पहले मैं आपको 9 नियम सिखा देता हूं, बहुत ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि जिसने ये नियम उतार लिए अपने अंदर, उससे प्रश्न तो हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी नियम तो थियोरेटिकली होंगे ना, प्रैक्टिकल करके तो देखना पड़ेगा। चलो, पहला नियम क्या है? पहला नियम है, यदि तर्क, अब तर्क को चैलेंज मत करना भाई, तर्क तो जो है वो है, हमें तर्क नहीं देना। हमें तो सिर्फ क्या बोलना है, हमें तो सिर्फ ये बताना है वेदर द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। दैट्स ओनली आवर जॉब, कि हमें ये मालूम करना है कि जो बात बोली है उसमें दम है कि नहीं। अब मैं आपको ऐसे समझाता रहूं बहुत देर तक, उसकी जगह मैं आपको जो ऐसे समझाता ना, उसको मैंने 9 नियमों में बांट दिया ताकि आपका भी रिकॉर्ड रहे। पहला, यदि तर्क हमारे देश के, ये मेरे 9 नियमों में सबसे बड़ा नियम है, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। हमारे देश के संविधान, प्रजातंत्र, कानून व्यवस्था नियमों का उल्लेख करे, तो ऐसे में उन तर्कों को हमेशा क्या माना जाएगा? स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। इफ आर्ग्यूमेंट फॉलोज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आवर डेमोक्रेसी, आवर लॉ एंड ऑर्डर, आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो विदाउट एनी एक्सेप्शन, एक शब्द मैंने लिखा नहीं, टाइपिंग में मेरे से कमी रह गई, वो आप लिख दीजिएगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के उनको क्या मानना चाहिए? स्ट्रॉन्ग मानना चाहिए। मेरी बात समझे कैसे? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2 करोड़ रुपया महीना कमाता है, ठीक है साहब, तो फिर बात लिखी थी स्टेटमेंट में कि क्या उसको इनकम टैक्स देना चाहिए। ये तो हो गया स्टेटमेंट, ये तो हो गया कथन कि जो व्यक्ति 2 करोड़ रुपया महीना कमाता है, क्या उसको इनकम टैक्स देना चाहिए। और तर्क में लिखा था हां, ये हमारे देश के नियमों के अनुरूप हैं, उसको देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। तो इसको स्ट्रॉन्ग मानूं कि वीक? स्ट्रॉन्ग मानना पड़ेगा साहब। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारे देश के जो नियम है उनका उल्लेख कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। अगर कोई रेड लाइट में गाड़ी निकाल के ले जाए, ये ले, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका, रुक, चालान देना पड़ेगा 500 रुपए का। उसने कहा भैया गाड़ी मेरी, सड़क सरकार की, चालान क्यों दूं? नहीं दूंगा। अरे देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले की बात में दम है, क्योंकि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। कोई किसी की मर्डर कर दे, कोई और कुछ आप प्रिय घटना घटित हो जाए, कुछ और हो जाए, तो हम क्या करेंगे साहब? हम बोलेंगे जो नियमों में आता हो वो उसके साथ होना चाहिए, फिर चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो खास आदमी हो, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है कि नहीं? इसीलिए याद रखिएगा, ऐसा कोई भी तर्क आपके सामने आ जाए जिसमें यह कहा जाए कि हमारे कानून के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तो बिना किसी अपवाद के ऐसे तर्क को क्या मान लीजिएगा? वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। नियम नंबर 2, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे इसको बीच में टुकड़ों में देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। सीक्वेंस में देखो और पूरी चीज सीखो। आप अपने जिंदगी में भी देखो। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैंने जीडीएस के लिए खूब प्रिपेयर कराया बच्चों को, बहुत ज्यादा। ग्रुप डिस्कशंस में क्या होता है? कोई एक टॉपिक दिया जाता है, क्या दिया जाता है? कोई टॉपिक दिया जाता है, और 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप उसके फेवर का होता है, एक ग्रुप उसके अगेंस्ट का होता है। जो फेवर का है वो सिर्फ वो बातें रखता है जिससे वो बात अच्छी लगे, और जो विरोधी हैं वो सिर्फ ये बात रखते हैं कि ये बातें इसकी बिल्कुल उल्टी लगे। जैसे मान लीजिए ऐसी कोई बात हो कि क्या देश में, पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, है ना, यानी राज्य में भी और केंद्र में भी एक साथ होने चाहिए। अब आधे लोग आगे पक्ष में तो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, आधे लोग आगे विरोध में, वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। यही तो होता है। और एक जरूरी से भी जरूरी बात सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो मेरी बात। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, कि जैसे किसी ने कहा कि साहब ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। किसी ने कहा क्या देश में एक ही चुनाव होने चाहिए? एक ही चुनाव, यानी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सब एक साथ। तो किसी ने जो बात कही, मान लो कोई भी बात कही और उसकी बात में दम है, और हमने कहा साहब इसका यस के साथ आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है, तो आपने कहा साहब यस के साथ स्ट्रांग है तो नो के साथ वीक होगा। ऐसा कतई नहीं है। जो यस बोलने वाला है वो भी अपनी तरफ से बहुत अच्छी बात बोल सकता है,
और जो नो बोलने वाला है वो भी अपनी तरफ से बहुत अच्छी बात बोल सकता है। दुनिया में ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिनमें एक तरफा बात होती है। देखने के एंगल का फर्क है, उसके पक्ष में भी बहुत अच्छी बातें मिल सकती है और विपक्ष में भी बहुत अच्छी बातें मिल सकती हैं, और दोनों तरफ कमजोर बातें भी मिल सकती है। इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं इंडिविजुअली बात करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी कोरोना का टाइम फिलहाल चल रहा है, अभी भी चल रहा है ना। अब एक मुद्दा रखा गया कि क्या स्कूल्स कॉलेजेस में कोचिंग्स में ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। अब कुछ लोग आगे पक्ष में, कुछ हो गए विरोध में। अब किसी ने कहा यस, किसी ने कहा यस और मैंने कहा उसको यस। अब मेरे यस बोलने से कुछ नहीं होगा, यस के आगे मेरे को कोई बात रखनी चाहिए। तो मैंने कहा हाँ भाई, सारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी तो इससे घर बैठे उनकी तैयारी पे उनको बहुत मदद मिल सकती है और इससे उनका दिमाग डाइवर्ट भी नहीं होगा और आगे की तैयारी भी होगी, तो उनको ऑनलाइन क्लासेस देनी चाहिए। अब सुनो मेरी बात, यह बात हो गई स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है, मजबूत बात है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस के फेवर यानी यस के साथ मेरी बात स्ट्रॉन्ग है तो जो भी नो के साथ बोलेगा यानी विरोध बोलेगा वो कमजोरी बोलेगा, ऐसा नहीं है साहब। किसी ने बोला नो, NO नो, और उसने कहा अब छोटे छोटे बच्चों को 5-5, 4-4 साल के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रही है स्कूल्स, इससे उनकी आंखों पर कमजोरी आ रही है, फर्क पड़ रहा है, बच्चों को परेशानी है, और कई तरह की गिना दी उसने मेडिकल चीजें 10-50, और जो चीजें साइंटिफिकली प्रूव्ड है तो वो भी अपनी जगह सही है, बिल्कुल सही है साहब। तो वो जो बोला पहला वो भी स्ट्रॉन्ग और जो दूसरा बोला वो भी स्ट्रॉन्ग, और यस बोलकर भी कोई खराब बात बोल सकता है और नो बोलकर भी कोई खराब बात बोल सकता है। मैं आपको यह कहने के साथ कंक्लूड करता हूं मेरी बात को कि आप हमेशा तर्कों को इंडिविजुअली देखेगा, अकेले अकेले देखेगा। दुनिया में कोई भी काम खरीदते हैं, हम कोई चीज खरीद लें, कैमरा खरीद लें, उसके पक्ष में भी अच्छी बातें मिल जाएंगी और विरोध में मिल जाएंगी, देखना है कि दम किस में है। रूल नंबर 2 जरा देखिएगा, सर्टेनिटी शोइंग वर्ड्स, ध्यान देना सारे के सारे लोग, ये कुछ ऐसे शब्द है जो एक्सट्रीम एंड दिखाते हैं, ओनली, ऑल, नो, नन, नोबडी, ईच, एवरी, मस्ट, ऑलवेज, नेवर, और सारे के सारे। मैं आपको बताना चाहूंगा इफ दीज वर्ड्स आर देयर इन द आर्ग्यूमेंट्स आर कंसिडर्ड एज वीक इन जनरल, सामान्यतः ऐसे तर्क कमजोर माने जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को, मान लीजिएगा मैं बात करूं भोपाल से, अब अपन जयपुर दिल्ली को छोड़ते हैं, थोड़े और शहर पकड़ते हैं। किसी ने कहा किसी को भोपाल से जो है वो जाना है बेंगलोर, तो क्या उसको बस से जाना चाहिए? ये तो बात रखी स्टेटमेंट में, क्या मोहन को भोपाल से बेंगलोर जाने के लिए बस से जाना चाहिए? तो दूसरे ने कहा हां, यही वहां जाने का एकमात्र तरीका है, ओनली। ये बिल्कुल वीक आर्ग्यूमेंट है क्योंकि वहां जाने के एस्टेब्लिश्ड है कि खूब सारे तरीके, खुद अपना साधन करके तो जा ही सकता है कम से कम। किसी ने कहा कि क्या इसकी तबीयत खराब हो गई, इसको क्या डॉक्टर हरि को दिखाना चाहिए? हां, हरि को नहीं दिखाएगा तो मर जाएगा। यह बिल्कुल वीक आर्ग्यूमेंट है क्योंकि आपने एक्सट्रीम एंड दिखा दिया कि यह नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा। यह कब सही होगा साहब? ये कब मजबूत होगा? ये मजबूत सिर्फ तब होगा जब वाकई में ओनली जिसके साथ लगाया जा रहा है वो एकमात्र वही तरीका है बस। जैसे मान लीजिए कोई दवाई किसी पर्टिकुलर एक जगह पर ही मिलती है, सरकार ने बैन कर रखी है और कहीं मिलती ही नहीं है, और फिर आपको चाहिए तो अब आप ऑनली लगाओ, वहां मिलेगी, बिल्कुल उसी से लानी पड़ेगी। कोई ऐसे निर्णय है जो केवल प्रधानमंत्री को ही लेने हैं, तो फिर मैं बात करूंगा अगर वो नहीं लेंगे तो काम नहीं होगा, ये स्ट्रांग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एक ही जना कर रहा है, बट जो काम सामान्यतः ज्यादातर लोग कर सकते हैं वहां पर मैं इन शब्दों का प्रयोग करके उसको मैं स्ट्रांग नहीं बल्कि क्या मानूंगा, वीक। मैं कोई नहीं होता कहने वाला, मैं वो कह रहा हूं जो मान्यता है, जो मानी जाती है बातें, जो स्टैंडर्ड है, जो अलाउड है। रूल नंबर 3 पे आइएगा, ये बहुत ही प्यारा रूल है। रूल क्या कह रहा है? इफ आर्ग्यूमेंट फॉलोज समबडी और समथिंग, some country, some person, that argument should be considered as absolutely weak. There is no content in the argument if you follow somebody or something. जैसे मैंने कहा क्या हमारे देश में जो मैं बात करूं, ये जो रूल होता है कौन सा रूल बोले अपन, कि पिस्टल और ये सब हथियार रख सकते हैं, क्या ये रूल को लागू कर देना चाहिए? तो किसी ने कहा हां करना चाहिए साहब, अमेरिका में भी तो किया हुआ है। बिल्कुल वीक आर्ग्यूमेंट।
हम किसी को फॉलो नहीं कर सकते. वी कैन नॉट फॉलो, वी कैन नॉट कंपेयर. इफ वी कंपेयर, दैट इज अ वीक आर्ग्यूमेंट इन रीजनिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो मैं आपसे बात करूं, आप किसी को फॉलो करें या किसी से कंपेयर करें, तो फिर आप उस आर्ग्यूमेंट को कैसा मानेंगे? वीक. कोई पॉलिसी आपने पंजाब में लगा दी, क्या उसी पॉलिसी को राजस्थान में लगाना चाहिए? किसी ने कहा भाई कोई चीज पॉलिसी सिर्फ पंजाब में इसलिए राजस्थान में लगाना चाहिए, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि हम किसी को फॉलो नहीं कर सकते. फॉलो करने वाले तर्क हमेशा कैसे माने जाते हैं? फॉलो करने वाले तर्क हमेशा कमजोर माने जाते हैं. अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, एक स्टूडेंट इसलिए तैयारी कर रहा है क्योंकि उसका दोस्त तैयारी कर रहा है, तो क्या तैयारी करना जायज है? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए. कोई भी ऐसा काम, किसी ने एमबीबीएस में इसलिए एडमिशन ले लिया क्योंकि उसके दोस्त ने लिया है, उसके पापा ने कहा है, वो किसी से कंपेयर कर रहा है, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं हुआ. ये अच्छे तर्क माने कतई नहीं जाएंगे. आप देखो, करियर काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए मेरे से जब जब कोई भी मेरे से पूछता है ना कि साहब ये बच्चे ने 10th कर लिया, इसको क्या सब्जेक्ट दिलाएं, या ये ग्रेजुएट हो गया क्या करें, मैं सबसे पहले ये जानने का प्रयास करता हूं क्या कि उस बच्चे का इंटरेस्ट कहीं के अंदर है. क्योंकि जिसमें उसका इंटरेस्ट है, अगर वो करियर चुनेगा तो जिंदगी में मजे करेगा, और नहीं तो पैसा खूब सारा आएगा फिर भी उसको राहत नहीं मिलेगी, टेंशन रहेगी. इसलिए ये फॉलो करने वाले तर्क कमजोर माने जाएंगे. रूल नंबर 4. देखो मैं आपसे क्यों बातें कर रहा हूं थोड़ी तर्कों के बारे में, ढंग से रूल्स के बारे में, ताकि आपके दिमाग में यहीं की यहीं बैठ जाए. क्लास के साथ ही 80% काम खत्म हो जाए, बाकी 20% तो काम खत्म आप ही से होगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. रूल नंबर 4. इफ आर्ग्यूमेंट फॉलोज सम यूनिवर्सल ट्रूथ और एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग. अगर तर्क किसी सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ को फॉलो करता है, लेकिन किसको? जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, इट इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ. तो और कुछ एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, ये दोनों मैं आपको बताता हूं क्या चीजें. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. जैसे देखो एक बात बताता हूं, सुना जरा एग्जांपल ध्यान से. कल रवि जो है वो दिल्ली से पटना गया था, इस रास्ते पे होकर, डायरेक्शन ये और 10 घंटे में पहुंच गया था. क्या मोहन भी इसी रास्ते से जाएगा तो 10 घंटे में पहुंच जाएगा? हां, क्योंकि रवि पहुंच गया था तो ये भी पहुंच जाएगा. क्यों? क्योंकि दिशाओं को हम चैलेंज नहीं कर सकते. जिस चाबी से रवि ने ताला खोला, उससे अगर मैं खोलूंगा तो खुल जाएगा. क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह से, इसको हम चैलेंज बिल्कुल नहीं कर सकते. मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट क्या हो गया साहब, इसकी बात करते हैं. जैसे देखो, मैंने कल ही एक वीडियो सुना मतलब देखा सुना दोनों किया. उसमें मैंने ये सुना था कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो लोग साउंड स्लिप नहीं लेते हैं, जो लोग गहरी नींद में नहीं सोते हैं रात को, वो उन्हीं को बहुत सारी समस्या होने के चांसेस रहते हैं. बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो इन्वेंशन करने वाले लोग हैं और बहुत फेमस लोग हैं, 3 और 4 घंटे की नींद से भी काम चला लिया, और 7 और 8 घंटे भी मजा नहीं आया. तो इसका मतलब ये प्रूवन है, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है क्या, ये कि गहरी नींद हमारे शरीर की रिपेयरिंग के लिए अति आवश्यक है. तो अगर इस बात को किसी तर्क में कहा जाए, किसी ने कहा कि मोहन को क्या केवल 2 घंटे सोना चाहिए? नहीं साहब, 6-7 घंटे तो कम से कम सोना चाहिए, है ना. क्यों? क्योंकि इससे शरीर की रिपेयरिंग होती है. तो तर्क मजबूत है. क्यों मजबूत है साहब? एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, कोई किंतु परंतु नहीं, ये तो प्रूवन चीज है. जैसे देखिए, ज्यादातर जगहों पर स्टडीज कहती हैं, क्या कहती हैं कि कुछ पर्टिकुलर विटामिन से जिनका हमारी बॉडी में किस किस जगह पर क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है. अगर उनको हम लाएंगे तो हम तर्क को स्ट्रॉन्ग मानकर चलेंगे. रूल नंबर 5 देखिएगा. इफ आर्ग्यूमेंट फॉलोज कॉमनली एक्सेप्टेड थिंग्स और इन फैशन विदाउट एनी रूल, इट शुड बी कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग. देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है. यदि तर्क में इस तरह की बातों का उल्लेख हो जो ज्यादातर लोगों द्वारा मानी जाती है, जबकि इस तरह का कोई नियम
मौजूद ही नहीं है तो भी इसको मजबूत माना जाएगा। यानी ऐसी चीजें जो ज्यादातर लोगों के द्वारा मानी जाती है, मान ली जाती हैं, जबकि ऐसा कोई नियम है ही नहीं, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग कैसे माना जाएगा? इसका मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, बेस्ट एग्जांपल। सुनो क्या हुआ साहब, कोई कोर्ट में केस चल रहा था किसी का, दो पार्टी ए और बी। अब भगवान करे किसी का कोर्ट में कोई काम ना पड़े तो ज्यादा बढ़िया है ना, लेकिन चल रहा था तो चल रहा था साहब, एग्जाम्पल था। अब जो वकील है पार्टी ए का, वो वकील बोलता है जज साहब आपको एक बात बताऊं मैं, देखो जो अपराध आपको नजर आ रहा है ना, ऐसा ही अपराध 10 साल पहले मिस्टर मोहन ने किया था देखो, और उस वक्त जज ने इनको बरी कर दिया था। और वही अपराध 8 साल पहले इसने किया था देखो आप रिकॉर्ड में, और इनको बरी कर दिया था। और उसने 10 चीजें ऐसी गिना दी, 10 ऐसे एग्जाम्पल्स गिना दिए जिन्होंने हू बहू यही अपराध किया था, और 10 के 10 मामलों में जज ने उसको बरी कर दिया था। तो वकील बोलता है साहब 10-15 और आपको हो तो और 10 केस उठा लाऊं मैं, इन सब मामलों में बरी किया जा रहा है। तो जो जज है वो बोलता है कानून में तो कुछ है ही नहीं ऐसा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ये 99.99% होता है कि जज ये देखेगा 20-50 बार ऐसा हुआ है, यानी कि उन्होंने भी तो बहुत एनालिसिस किया होगा, यानी ये कॉमनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इसे क्या माना जाएगा? स्ट्रॉन्ग। एक और बात बताता हूं, एक शब्द यूज किया मैंने, फैशन। सुनो जरा ध्यान से, जब हमारा देश आजाद हुआ तो क्या जींस पहनना फैशन में था? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, तर्क समय और काल के हिसाब से बदलते रहते हैं। जो तर्क आज मजबूत हैं वो 10 साल बाद कमजोर हो सकते हैं, और जो आज कमजोर हैं वो 10 साल पहले मजबूत हो सकते थे। तो हमेशा तर्कों को वर्तमान में देखना चाहिए, फ्यूचर और पास्ट में नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे देखिए अगर मैं आज से 15 साल पहले की बात करूं तो किसी को कम्युनिकेशन के लिए पेजर का रखना, पेजर वो बड़ा बढ़िया काम था, लेकिन आज वही कमजोर है। हां या ना बताइए? आज से 20 साल पहले रामायण देखने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होना स्ट्रांग था, बट आज वही कमजोर है। जब हमारा देश आजाद हुआ, आता हूं मैं जिन्स के ऊपर, छोड़ूंगा नहीं, जिन्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तब जिन्स जो पहनते थे वो होते थे जो मजदूर होते थे फैक्ट्रियों के अंदर, जबकि आज मजदूर नहीं फैक्ट्रियों के मालिक जिन्स पहनते हैं। तो तब जिन्स पहनना क्या था बताइए? वो उतना अच्छा नहीं था, जबकि आज फैशन के अंदर है तो आज स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। जबकि पहले धोती कुर्ता पगड़ी और ये सब स्ट्रॉन्ग था, आज वही अगर कोई मैं कॉमनली बात करूंगा तो उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। तो याद रखिएगा, हमें वर्तमान को देखकर जो फैशन में चल रहा है उसके हिसाब से तर्क देने चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। इफ द आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल, यानी इम्प्रैक्टिकल है। अरे जो चीज इम्प्रैक्टिकल हो वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? जैसे कोई दुर्घटना हो गई, अब क्या करूं मैं? एलआर पढ़ा रहा हूं तो आपको मैं हर एंगल से सिखाना पड़ेगा ना, तो एग्जाम्स में जो जो एंगल आते हैं वो मेरे को एग्जाम्पल में भी लेने पड़ेंगे। कोई दुर्घटना हो गई, चाहते हम कहीं नहीं है, दुर्घटना हो गई। अब क्या हुआ? स्टेटमेंट में लिखा था कि क्या जो भी इसमें लोग मारे गए हैं उनको 20-20 करोड़ रुपए दे देने चाहिए। तो तर्क में लिखा था ना साहब, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है। अरे भाई आप सोचो, ये 20-20 करोड़ रुपए कैसे दे सकते हैं? एक बार तो दे दोगे, लेकिन उसके बाद में भविष्य में संकेत गलत जाता है ना, क्योंकि भविष्य में फिर कभी दुर्घटना हुई अनफॉर्चुनेटली तो हमेशा तक नहीं किया जा सकता, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बताइए है कि नहीं? क्या सरकार नोट छाप नहीं सकती? नोट छापना तो हमारे हाथ में है, आरबीआई के हाथ में, तो फिर सबके जेब में नोट ही नोट चल जाएंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कोई भी तर्क जिनको प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता उसे स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। बताओ है या नहीं? मैं नियमित रूप से 2 कक्षाएं ले रहा हूं, पूरे 7 दिन ले रहा हूं, सारे कोई त्योहार हो तो उस दिन भी ले रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा कक्षाएं लेना मेरे लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस तरह से लॉन्ग टर्म के अंदर, है कि नहीं? बताइए 2 कक्षा तो ली जा सकती है, बट उससे ज्यादा नहीं। तो जो भी चीजें इम्प्रैक्टिकल होंगी, जो प्रैक्टिकल नहीं होंगी, उनको सही में क्या माना जाएगा? कमजोर माना जाएगा। रूल नंबर 7 क्या है?
इफ आर्ग्यूमेंट, देखो मैं बार बार कहता हूं ना घर की तरह से, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूं, 100 या 0 में भरोसा करता हूं। जो लोग जुड़े हैं वो घर की तरह से ही हैं, जो नहीं जुड़े वो भी घर की तरह से, लेकिन 100 या 0। तो मुझे लगता है कई बार मैं कमेंट्स देखता हूं तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप कितनी भी क्लास लो ना, दिन में 5-5 6-6 घंटे क्लास लो, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। अरे आपको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये मेरे को बताइए तर्क के आधार पर क्या ये मेरे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल होगा? दूसरा, क्या ये हर बच्चे के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? अरे 1-1 घंटे की अगर कोई क्लास भी होती है, अगर हम कोचिंग में पढ़ते हैं तो भी 5 या 6 दिन होती है, एक दिन तो छुट्टी रहती है। अरे भाई, और इसके साथ साथ आपको अपनी तैयारी भी तो करनी है, ऐसा थोड़ी केवल क्लास से काम चल जाएगा, उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, सच सच आप देखो, जब ऑफलाइन क्लास होती है ना, तो 1 घंटे की मैथ्स की क्लास में जितना होता है ना, ऑनलाइन क्लास में वही काम 1 घंटे वाली क्लास का केवल 40 मिनट में होता है। क्यों? वन वे चल रहा है ना, वन वे, मैं लगातार बोल रहा हूं, यहां करवा रहा हूं, बीच में कोई ब्रेक ही नहीं है। जबकि ऑफलाइन में क्या होता है, मैंने क्वेश्चन दिया, बच्चे ने सॉल्व किया, उसमें भी तो टाइम लगता है। चलो देखते हैं अपन प्रश्न, रूल नंबर 7। तो ये बहुत जबरदस्त रूल है, ये तो ऐसा रूल है जिसमें बच्चे बहुत ही भ्रमित होते हैं। सुनो, नेशन फर्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी, हमारी देश का विकास, समाज का विकास, अगर किसी तर्क में इन सब के बारे में कहा जाए तो वो तर्क हमेशा क्या माना जाएंगे? स्ट्रांग माने जाएंगे। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त का दिन है, सरकार ने देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 15 अगस्त के दिन फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोक दिया, और तर्क में कहा इनको संशय है कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए रोक दिया। सारी बातें खत्म, आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है साहब? नेशनल सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ नहीं होता, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। और एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लीजिए किसी शहर में मेट्रो का काम चल रहा है। अब मेट्रो के काम चल रहा है तो उसमें क्या हुआ, जब मेट्रो लाइन बिछी तो कहीं छोटी मोटी जमीन किसी की बीच में आ रही है, और उसने कहा सम जमीन तो मैंने खरीद रखी, मैं तो दूंगा नहीं। क्या होता है, होता क्या है मुझे बताइए? हमेशा यह सही माना जाता है कि सरकार समाज के हित में, देश के हित में जमीन को एक्वायर कर सकती है, उसको रीजनेबल पैसा दे करके, क्योंकि समाज और देश के हित से ऊपर कोई भी आर्ग्यूमेंट कभी नहीं माना जा सकता। 2 रूल और है, फिर क्वेश्चंस पे आता हूं। रूल नंबर 8, आर्ग्यूमेंट इज, इफ आर्ग्यूमेंट इज सुपरफिशियल और कंटेंटलेस और एम्बिग्यूअस, ये 3 शब्द दिए मैंने बढ़िया वाले ढूंढ करके। कंटेंटलेस, एम्बिग्यूअस, सुपरफ्लश मतलब व्यर्थ, बेकार की बातें कर रहा है, कोई सेंस ही नहीं है, तो उसको हमेशा, जो उससे सेंस नहीं तो वीक ही होता होगा। जैसे मान लो एक बात रखी गई, क्या हमारे देश के हर व्यक्ति को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी चाहिए? और तर्क में लिखा था हां हां ये तो मजेदार चीज है। अरे हां हां मजेदार चीज है, इसमें आगे कुछ जो लिखा हां हां मजेदार चीज है, इससे मैं क्या समझ में आया? ऐसा लगा जैसे पागल आदमी बोल रहा हो, व्यर्थ की बातें कर रहा है, सेंस ही नहीं है। अरे हां मिलिट्री ट्रेनिंग करवा देंगे, लेकिन जो बोलो उसमें दम तो हो। आपने जो बोला उसमें कोई दम ही नहीं है। किसी ने बोला क्या 3 दिन कक्षाओं की छुट्टी होनी चाहिए, तो किसी बच्चे ने तर्क दिया यस व्हाई नॉट। अरे भाई ये तो तर्क कमजोर है, अरे होनी चाहिए तो बताओ तो सही क्यों होनी चाहिए। लेकिन आपने कहा हां हां क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं आपसे कहूं कंटेंटलेस का क्या मतलब होता है कि वाक्य, सेंटेंस तो है बट उन शब्दों में कोई वजन नहीं है, मतलब नहीं है, बेकार की बातें। ऐसे आपको ढेरों क्वेश्चंस में दिखाऊंगा आपके एग्जाम्स में आए हुए, जिनको हमेशा क्या माना गया? कमजोर माना गया। और आखिरी नियम, इफ आर्ग्यूमेंट इज इररेलेवेंट विद द सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट इट शुड बी कंसीडर्ड एज वीक आर्ग्यूमेंट। यदि तर्क कथन में मौजूद विषय से कोई सीधा संबंध नहीं रखता हो तो उसे कमजोर माना जाएगा। ये जबरदस्त रूल है, होलसेल में गलती होती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आपका काम यह चेक करना भी तो है भाई, तर्क, एक बात बताओ मेरे को, जैसे एग्जांपल के साथ समझाता हूं मेरी बात को। जैसे देखो स्टेटमेंट लिखा था कि क्या हमारे देश को जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर होना चाहिए। भाई मुद्दा क्या चल रहा है, सब्जेक्ट क्या दिया कि शुड इंडिया बी ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। क्या भारत को जो सिक्योरिटी काउंसिल है, समझते हैं आप लोग, उसका परमानेंट मेंबर होना चाहिए। और नीचे दिया यस और नो में, और जो तर्क में बात हो रही है वो तर्क में बात हो रही है हमारे देश के किसानों के बारे में,
हमारे देश के युवाओं के बारे में, हमारे देश की रोड एक्सीडेंट्स के बारे में, और पता नहीं क्या क्या। हाँ, हमारे देश में दुर्घटनाएं बहुत होती है, हाँ ये देश ऐसा कर रहा है वैसे। अरे भाई, आपका सब्जेक्ट कुछ और है, तर्क में कुछ और दे रहे हो, तो इसका मतलब आप जो कह रहे हो वो सच तो हो सकता है, जो सच तो हो सकता है, लेकिन सच स्ट्रांग होगा तभी जब वो सच हमारे सब्जेक्ट से मैच भी तो करता हो। जैसे देखो, एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। जैसे मान लीजिए, अगर कोई आपको कहे कि क्या हमारे देश में जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी संख्या दुगनी कर देनी चाहिए। अब आप देखो आप कि यहां पर बोला गया क्या हमारे देश में जो सरकारी स्कूल से उनकी संख्या दुगनी कर देनी चाहिए, और तर्क में लिखा हां आजकल रोड दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं इसलिए ऐसा करना चाहिए। तो सच कहा है, रोड दुर्घटनाएं तो हो रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो तर्क आप दे रहे हो ना उसका सब्जेक्ट से रेलिवेंट नहीं है। तो इररेलिवेंट होने की वजह से उस तर्क को हम क्या मानकर चलेंगे, कमजोर मान के चलेंगे। स्टेटमेंट में कहा गया बैंक के लोन्स के बारे में, और तर्क में दिया जा रहा है बैंक की सुविधाओं के बारे में, जिनका आपस में सीधा कोई संबंध नहीं है, तो उसे कमजोर माना जाएगा। अभी मुझे मालूम है क्लास का थोड़ा टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, यह भी जरूरी था। अभी आप 15 मिनट बने रहिए, नहीं तो आपने जो पढ़ा उसका फायदा ही नहीं होगा। 15 मिनट्स मोर, मैं आपको 15 के आसपास क्वेश्चंस कराता हूं, बहुत फटाफट हो जाएंगे अब, क्योंकि हर जगह आपको नियम समझ में आएंगे, नियम लगते होंगे जो मैंने अभी आपको सिखाने की कोशिश की। पहला प्रश्न, क्या स्नातकीकरण को किसी भी सरकारी क्षेत्र के संगठन में प्रवेश स्तर की नौकरियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता बनाया जाना चाहिए? शुड ग्रेजुएशन बी मेड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री लेवल जॉब्स इन एनी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन? क्या कहना चाहता है? किसी भी सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या ग्रेजुएशन को मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाना चाहिए? अगर हम देखें तो हमारे मन से पहली बात निकल कर आती है हां। मैं आपको एक बात जरूरी बताना चाहता हूं, अजम्पशन उसका होता है जिसका स्टेटमेंट है, कंक्लूजन भी उसी का होता है जिसका स्टेटमेंट है, लेकिन आर्ग्यूमेंट आपका है। सुनो ध्यान से, ये उसका नहीं है जिसका स्टेटमेंट है। आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूं, हमारे ज्ञान के आधार पर, हमारे नियमों के आधार पर। कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ेंगे अगला चैप्टर, कार्रवाई करना, वो भी हम अपने हिसाब से करेंगे। तो इसमें आप स्वतंत्र हैं लेकिन नियमों से बंधे हुए हैं, और जो आम जीवन में होता है उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। तो इसने पूछा कि क्या देखो, मैं जब ये ऑफलाइन क्लासेस में कराता हूं ना, तो कई बार हमारे पूरी क्लास में 4 ही स्टेटमेंट हो पाते हैं, क्योंकि मैं खुला छोड़ देता हूं बच्चों को, और उसे कहता हूं कि डिस्कशन करो जो कर सकते हो। जैसे ये हो गया, अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यस और नो के साथ बात करेंगे, ताकि हम 10 ही क्वेश्चन में सब कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन में सारी बात होती है। क्योंकि ये तर्क ऐसी चीज है ना, अब ये क्या हो रहा है, मैं अकेला बोल रहा हूं और आप अपने अपने घर पर सुन रहे हो, जबकि ये तर्क में केवल तर्क के लिए बोल रहा हूं, ऐसी एलआर के लिए बोल रहा हूं केवल। जब ये आपस में क्रॉस होता है तो चीजें थोड़ी अच्छी और पकड़ में आती है। तो आप क्या करो घर पर, थोड़ा कोशिश करो, एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने हिसाब से सोचो कि क्या होना चाहिए, फिर मेरी बात को सुनो, तो कुछ तो काम हो ही जाएगा। पहला, यस का मतलब हां, ये इसके पक्ष में है साहब। यस, हां, अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा के आधार पर गैर स्नातकों के मुकाबले स्नातकों का निष्पादन अच्छा होता है। ग्रेजुएट्स ऑलवेज, शब्द दिया आपको, ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन नॉन ग्रेजुएट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। कि जो साहब स्नातक होते हैं ना, वो हमेशा ही बढ़िया काम करते हैं गैर स्नातकों से। क्या इस बात को आप प्रूव कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए ये मैं तर्क को बेहद कमजोर मानता हूं। सिखाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, मैं भी एक सरकारी कर्मचारी रहा हूं, एक सरकारी बैंक में नौकरी किया, तो मैंने क्या देखा जरा आपको बताता हूं। इसके लिए बैंक में एक पोस्ट होती है पीएन नाम की, है ना, चपड़ासी नाम की एक पोस्ट होती है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? ध्यान से सुना, मैं जो कह रहा हूं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगी ये बात। उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? 10वीं पास फेल एलिजिबल होता है, और ऐसे होते। मैंने भी बहुत सारी ब्रांचेस में नौकरी की, बार बार ट्रांसफर्स भी हुए। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैनेजर है ना, मैनेजर,
बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो उसी ब्रांच के मैनेजर से उतने अच्छे नहीं हो सकते जितने उसके चपरासी से हो सकते हैं। क्यों? फाइलिंग करना चपरासी का काम है, मैनेजर का नहीं। तो यह कहना कि ग्रेजुएट हमेशा ही नॉन ग्रेजुएट से बेटर परफॉर्म करता है, इसलिए अरे वो भी सरकारी नौकरी है, सरकारी बैंक में अगर चपरासी है तो सरकारी नौकरी कर रहा है वो भी, है ना। तो हमेशा चपरासी की जगह मैनेजर ज्यादा अच्छा काम करेगा क्योंकि वो ग्रेजुएट है और वो नॉन ग्रेजुएट है। तो इस बात में दम नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं, सुनो ध्यान से, मेरे को ग्रेजुएशन होने में तकलीफ नहीं है यहां पर, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो शिक्षा है ना, ये आपकी जॉब से कनेक्ट होनी चाहिए। जैसे मैं तो कहता हूं मैनेजर क्यों लेते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला लो, लेकिन उसी हिसाब से जॉब होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कहना कि कोई भी अच्छा सुनो, क्या आपका जो एग्जाम है उसमें सारी पोस्ट ग्रेजुएट्स की है क्या? नहीं ना। क्या एसएससी में 10+2 नहीं होता क्या? तो ये सब बातें इस बात का प्रमाण है कि पहला तर्क कमजोर है। दूसरा तर्क में क्या है? नो। पहले तो हां कर रहा था, अब नो कर रहा है। नो में क्या बोल रहा है? ऐसे कई लोग हैं जो अपना स्नातकीकरण पूरा करने तक बेरोजगार नहीं रह सकते और स्नातक उम्मीदवारों के समान अच्छे कार्य निष्पादन के लिए समर्थ होते हैं। Here are quite a few people who cannot afford to remain unemployed till the completion of graduation and are capable of performing equally well as the graduate candidates. ये पूरी तरह से सही है, अच्छी बात बोल रहा है वो। उसने कहा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएट, जैसे मान लो कोई सेकंड ईयर में है, ग्रेजुएट नहीं है अभी, लेकिन वो ग्रेजुएट व्यक्ति के बराबर ही काबिल है, मजबूत है, नॉलेजेबल है, और उसकी घर की परिस्थितियां ऐसी है कि वो बेरोजगार नहीं रह सकता साहब। और उसने कहा कि मैं पढ़ाई भी कर लूंगा, साथ में थोड़ा ट्यूशंस भी पढ़ा लेता हूं, क्या तकलीफ है इसके अंदर। तो बात में बिल्कुल दम है, क्योंकि वो कैपेबल है इसलिए करना चाहिए, और उसकी हालात भी ऐसे तो भी करना चाहिए। तो मुझे लगता है दूसरा तर्क जो है वो दमदार है। ये तो रहा कथन, ये पहला तर्क जिसमें मजा नहीं आया, क्योंकि उसने ये कहा बेतुक की बात कि हर काम में। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे काम ऐसे नहीं इसमें पढ़े लिखे लोग काम नहीं कर सकते और बिना पढ़े लिखे ज्यादा अच्छे कर सकते हैं। क्यों? अरे तो जॉब प्रोफाइल है, हर जॉब में हर कोई सूट करे जरूरी थोड़ी है। और पढ़े लिखे होने से जॉब का सीधा संबंध नहीं है। पढ़े लिखे होने से जॉब का तब सीधा संबंध है जब जॉब भी ऐसी हो जिसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी हो। प्रश्न संख्या 2, क्या महाविद्यालय की सभी परीक्षाओं से संबंध परीक्षा निकायों को कैलकुलेटरों के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए? अरे दे मत देना, मेरा क्या होगा वरना। आप सोचो, कैलकुलेटर्स अगर ऑल उड़ जाएंगे, तो खैर कॉलेजेस की बात कर रहा है, बट आप सोचिए कैलकुलेटर्स की बात कर रहा है। अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ेगा तर्क देने से। तो इसने कहा शुड द एग्जामिनेशन बॉडीज फॉर ऑल द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस परमिट द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स? यूनिवर्सिटी में पहला तर्क नो। ध्यान से सुनना, नो के साथ बोल रहा है। नो का मतलब क्या है? नो बोलते ही हम समझ गए कि ये जो मुद्दा ऊपर है इसके ये विरोध में है, यानी ये कैलकुलेटर्स के पक्ष में नहीं है साहब। तो नो में क्या बोल रहा है? इट इज नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स टू नो द मेथड ऑफ मैनुअल कैलकुलेशन टू मेक देयर कॉन्सेप्ट्स क्लियर। नहीं, यह जरूरी है कि अपनी संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए विद्यार्थियों को मैनुअल गणना की पद्धतियों का ज्ञान हो। यह मेरी नजर में 200% मजबूत बात बोल रहा है। वो क्या कह रहा है? क्या कॉलेजेस में, क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या कॉलेजेस में कैलकुलेटर को अलाउड कर दें? उसने कहा नहीं मत करो साहब। क्यों मत करें? क्यों नहीं करें? क्योंकि लोगों को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैनुअल कैलकुलेशन भी तो आनी चाहिए, ताकि पता तो चले होता कैसे। सीधा कैलकुलेटर दे, वो बात खत्म, कहानी का पता ही नहीं चला उसको। तो बात में दम है। दूसरा, हां यस, इसका मतलब क्या हुआ? जो यस बोल रहा है वो कैलकुलेटर्स के प्रयोग करने के पक्ष में है। और क्या बोल रहा है? हां, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटरों के व्यापक उपयोग के साथ मैनुअल गणनाओं की अब आवश्यकता नहीं है। बात में दम है। मैनुअल कैलकुलेशंस आर नो मोर रिक्वायर्ड विद एक्सटेंसिव यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑल फील्ड्स। यानी कि सारे क्षेत्रों में, जब वो कह रहा है कि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर्स के इतने ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात को, अटेंशन देना सारे बच्चे। देखो, मैंने आपसे बार बार कहा, ध्यान से सुनना वरना गलती हो जाएगी आपसे। जब पहला तर्क देख रहे थे तो दूसरा मत देखना, जब दूसरा देख रहे थे तो पहला मत, अलग अलग देखो एक बार। क्या क्या बोला सब्जेक्ट? क्या कॉलेजेस में
यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउ कर दें? पहले वाले ने कहा नहीं नहीं मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि जो मैनुअल कॉन्सेप्ट है वो भी तो पता होने चाहिए। बात में दम था, हमने बोला सही बोल रहा है ये। दूसरे ने बोला हाँ हाँ अलाउ कर दो, क्या रखा इन बातों में? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं होते? कहां कहां अटकता है, कहां कौन करके देखता है कैलकुलेशन? बात तो इसकी भी सही है, दोनों सही है। और ध्यान से सुनना, जब दो ऐसी बातें हैं, जब दो ऐसी बातें जो एक दूसरे की विरोधी हैं और दोनों स्ट्रॉन्ग कहलाए, तो आंसर को आइदर आना पड़ेगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, बट इसका आंसर होगा आइदर। आइदर का मतलब है फर्स्ट और सेकंड। क्यों? क्योंकि पहली बात में भी दम है और दूसरी बात में भी दम है, लेकिन ये दोनों दमदार चीजें एक साथ टिक नहीं सकती। क्योंकि जब मैं पहली को दमदार मानता हूं कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए, तो जैसे ही मैंने पहली को दमदार माना तो दूसरी कमजोर हो गई। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए तो फिर दूसरी बात का तो मतलब ही खत्म हो गया। और जब मैंने दूसरी बात को अच्छा माना, अरे क्या जरूरत है, हर जगह तो कंप्यूटर मिल जाता है, कैलकुलेटर मिल जाता है, तो फिर अगर ऐसी बात है तो मैनुअल कैलकुलेशन की जरूरत ही क्या है? तो पहला दमदार तो दूसरा कमजोर और दूसरा दमदार तो पहला कमजोर। फिर दोनों दमदार कैसे हो गए थे पहले? क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग देखा था, और यही सही तरीका है, दोनों को अलग अलग ही देखना चाहिए। मेरी नजर में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान अनिवार्य बनाया जाना चाहिए? शुड द नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज be made compulsory for all the employees of public sector organizations? सारे सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, आप भी तो हैं, यही मानकर चलो, यही पॉजिटिव सोच है, लेकिन हवा में नहीं, तैयारी करो जबरदस्त। क्या सारे सरकारी जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए हिंदी भाषा का नॉलेज होना चाहिए? वीडियो पॉज करो, नीचे के दोनों तर्क देखो। अब ये क्या इतना बड़ा तो यहां पर आता है दोनों लैंग्वेज में कि आपको मैं बीच में ज्यादा आता हूं, है ना? बच्चे कुछ कमेंट्स भी करें, क्या भी जो भी है, मैं थोड़ा साइड में हो जाया करूंगा। आप पॉज करो और देखो एक बार तर्क जो लिखा है उसमें आपकी राय क्या है, फिर मेरी बात सुनना और लर्निंग करना, आपको मजा आएगा। हिंदी भाषा सबके लिए, सारे। पहला तर्क, हां, शैक्षिक रूप से समाज के पिछड़े तबके के लोगों के साथ व्यवहार में यह जरूरी है साहब। इट इज नेसेसरी फॉर डीलिंग विद पीपल फ्रॉम द एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट ऑफ द। बात करें, अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द है ये कुछ टाइपिंग होगा, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक रह रहा है। तो यहां ऐसा कहना चाह रहा है कि समाज का जो पिछड़ा तबका है उसके लिए ये बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है साहब? कि हिंदी भाषा तो होनी चाहिए ना। एक बात बताओ मेरे को, हमारे ही देश में कुछ ऐसे राज्य नहीं है क्या जहां पर लोग हिंदी जानते ही नहीं? साउथ में बहुत सारे स्टेट्स में जहां वेयर पीपल डू नॉट नो हिंदी, तो क्या वहां पिछड़े लोग होते ही नहीं है क्या? वहां क्या गरीब लोग होते ही नहीं है क्या? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, मैं इसको बिल्कुल कमजोर मानता हूं। सबको हिंदी कर दोगे, कुछ जगहों पर लोग हिंदी नहीं जाते। गुजरात में लोग गुजराती बोलना पसंद करते हैं, पंजाब में लोग पंजाबी बोलना पसंद करते हैं। हां, ये बोलते तो मैं समझता कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए वहां की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है, तो मैं सहमत हो जाता। लेकिन सबको हिंदी बना दोगे। हिंदी मैं मानता हूं हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, मैं भी हिंदी भाषी हूं, हिंदी का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन एलआर का सम्मान उससे ऊपर इसलिए क्योंकि एलआर जो कहेगी वो करना पड़ेगा। और एलआर क्या बोलती है? क्योंकि हिंदी सब लोग नहीं जानते, इसलिए हिंदी को पूरी तरह से सब पर थोपा नहीं जा सकता। दूसरा, नो, मना कर दिया। क्या कहा? सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल वाजिब बात है। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सबको हिंदी का ज्ञान हो, यह कतई जरूरी नहीं है। चौथा में आते हम, क्या साधारण स्कोर प्राप्त करने वालों को कुंठाग्रस्त होने से बचाने के लिए उच्चतम स्कोर प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत करना बंद कर देना चाहिए? शुड द प्रैक्टिस ऑफ रिवॉर्डिंग हाई स्कोर्स बी स्टॉप्ड टू हैंडल फ्रस्ट्रेशन अमंग द मॉडरेट स्कोरर्स? अगर मैं बात करूं, ऐसे लोग जिनका स्कोर साधारण है उनको कुंठाग्रस्त होने से, फ्रस्ट्रेट होने से बचाने के लिए क्या उच्च बढ़िया स्कोर प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत करना बंद कर देना चाहिए? देखो, मुझे लगता है यह गलत बात है। जो अच्छा काम करता है
उसको प्राइस मिलना चाहिए, तभी तो वो मोटिवेट होगा। अब यहां कहा कि लेकिन जो ऑर्डिनरी स्कोर वाले हैं वो बेचारों को टेंशन हो जाता है, कई बार कई अनफॉर्चुनेटली कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते, तो क्या पुरस्कृत करना बंद कर दें, मेरिट निकालना ही बंद कर दें, बताना ही बंद कर दें? मेरे को लगता है ये गलत बात है। पहला तर्क नहीं, मना कर रहा है। उच्च स्कोर प्राप्त करने वालों को अभिप्रेरित करना आवश्यक है और पुरस्कार अभिप्रेरित करने का श्रेष्ठ तरीका है। यह एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। हर स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पर प्राइज दिया जाता है, बताओ है कि नहीं? कभी मेरा बस चला और कुछ नेशनल लेवल पर टेस्ट सीरीज को कर पाए, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट एरिया है कि बच्चों को जब तक टेस्ट नहीं हो ना तब तक उनको उनकी असलियत नहीं दिखती। टेस्ट क्या होते हैं? उनको अपना मिरर दिखाते हैं कि हाँ वेयर वी रियली स्टैंड। तो कभी ऐसा हुआ ना तो हमेशा ऐसा होगा कि टॉप 1000 बच्चों को यह प्राइज है, क्योंकि उससे क्या होता है कि बाकी सारे बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हाँ, और टॉप 10 के अलग प्राइज हैं, उसके बाद के अलग प्राइज हैं। तो मुझे लगता है प्राइज देना, तो अभिप्रेरित करना, तो प्राइज देना बहुत जरूरी है, ये बेस्ट है। तो पहला स्ट्रॉन्ग। दूसरा, हां का मतलब क्या? पुरस्कृत करना बंद कर दो, उसके लिए हां। उच्च स्कोर पाने वालों की अत्यधिक सराहना करने से साधारण विद्यार्थियों पर प्रतिकूल असर पड़ता है और परिणाम स्वरूप कभी कभी स्थिति गंभीर हो जाती है। देखो मैं बताऊं, ये बात तो सही है कि कई बार गंभीर हो जाती है, मतलब कई बार कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हो गई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह तर्क कमजोर है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि सराहना करने से ऐसा हो जाता है, तो ऐसा करने की वजह से हम प्राइज देना ही बंद कर दें, अच्छा बोलना ही बंद कर दें, मोटिवेट करना ही बंद कर दें, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये माना भी नहीं जाता। इसीलिए मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति वाकई में अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्राइज तो मिलना ही चाहिए। देखो मैं आपको कई बार वीडियोस में एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन, रेगुलर क्लासेस, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना चाहिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करना ही तो मेरे लिए प्राइज है या नहीं? उसी से तो मोटिवेट हो सकता हूं। व्यूज इतने अच्छे आ रहे हैं लेकिन लाइक्स कम है। अब मैं तो कहता हूं अगर आपको खराब लगता है तो डिसलाइक कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, मैं मानता हूं एलआर के हिसाब से सच बात है। अच्छा लगे तो लाइक करो, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करो, लेकिन दोनों में से कुछ तो करना बनता है ना, वही वोट है, वोट तो देना चाहिए। देखो चलो अगला प्रश्न पे आते हैं, 5 नंबर। क्या प्लास्टिक बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? शुड देयर बी ए टोटल बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स? अब आप अपनी बुद्धि लगाना कि प्लास्टिक बैग पर देखा जाए तो देश के बहुत ज्यादा हिस्सों में ऑलरेडी बैन है। पहला तर्क, नो, नहीं। इसके बजाय प्लास्टिक की थैलियों की मोटाई जिनका उपयोग पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाए बिना किया जा सकता है को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं साहब। हमें प्लास्टिक बैग से समस्या नहीं होनी चाहिए, हमें प्लास्टिक बैग की वजह से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की वजह से उनसे समस्या होनी चाहिए। अगर हम बोले कि रोड पर एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ध्यान से सुना मेरी बात को, और इसके लिए क्या हमें गाड़ियों पर बैन लगा देना चाहिए? तो यह सही बात नहीं है, बल्कि हमें गाड़ियों को चलाए रखना चाहिए, लेकिन ट्रैफिक रूल्स को थोड़ा सा क्या कर देना चाहिए बताओ, सख्त बना देना चाहिए। पढ़े लिखे बेरोजगार लोग, पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या देश में कुछ सालों के लिए शिक्षा पर रोक लगा देनी चाहिए? नहीं साहब, यह गलत बात है। शिक्षा पर रोक नहीं लगानी चाहिए, बल्कि थोड़ी पॉलिसीज में इस तरह की बात लानी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो यहां पर मैं आपसे बात करूंगा, प्लास्टिक बैग से समस्या नहीं है, व्यक्ति के चोर होने से समस्या नहीं है, उसकी चोरी करने की आदत से समस्या है। मतलब व्यक्ति से समस्या नहीं है, उसकी चोरी से समस्या है। अगर वो चोरी करना बंद कर दे तो हमें क्या तकलीफ है, फिर तो वो हमारे लिए साहूकार है, अच्छी बात है। तो पहला तर्क मेरे को अच्छा लगा, मेरे को मतलब नॉर्म्स के हिसाब से सही बात है। दूसरा, हां का मतलब क्या है? उधर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ था, ये हां में बोल रहा है। प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग से जल प्रदूषण और जल भराव जैसी विभिन्न समस्याएं होती हैं और इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। यह भी सही है। देखो दोनों के अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। पहले वाला जो कह रहा है वो कह रहा है अरे क्यों बैन कर रहे हो, बैन मत करो, बल्कि आप ऐसा कर लो ना कि आप देख लो प्लास्टिक बैग पूरी तरह से बंद नहीं है, उन पर बंद नहीं है जिनसे नुकसान नहीं होता पर्यावरण को, वो चालू है।
तो पहली बात सही है। और दूसरी बात वो कह रहा है कि हां जो है जल प्रदूषण फैलता है, जल में मतलब पानियों में देखे अपन तो नालियों में, कचरों में, बहुत सारी जगहों पर इसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, प्लास्टिक की थैलियों की वजह से, इसलिए बंद कर देना चाहिए, बैन लगा देना चाहिए। तो इंडिविजुअली अगर दूसरा चेक करे तो वो भी स्ट्रांग और ये भी स्ट्रांग। छठा प्रश्न, क्या भारत के सभी स्कूलों में 9वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए साहब। अब ऐसे मत बोल देना तर्क में, हमने भी तो दी थी, तुम्हें भी देनी पड़ेगी। नहीं, ये कमजोर तर्क हो जाएगा, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो सुपरफिशियल बात हो गई। अब इसकी बात सुनते हैं, वो क्या कितनी बड़ी बात बोल रहा है कि 9वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए। नो, सुनो, ऊपर बोल रहा है नहीं होनी चाहिए और उसको नो बोल रहा है, इसका मतलब होनी चाहिए। समझो बात को। जैसे क्या मुझे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, और तर्क में कहा था नहीं, तो नहीं चलानी चाहिए उसको नहीं बोल रहा है, इसका मतलब तेज चलानी चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे? नहीं को नहीं बोलेंगे तो हां हो जाएगा। ढंग से मनन करना स्टेटमेंट पर। क्या भारत के सभी स्कूलों में 9वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए? अगर कोई बोलते हां, हां का मतलब सही बात है, नहीं होनी चाहिए, और नहीं यानी यह बात नहीं होनी चाहिए, यानी कि कक्षा परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए। उसने क्या कहा? छात्रों को अल्पायु से परीक्षा देने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। यह मैं इसलिए सही मान लेता हूं, मैं क्या मानता हूं सही है ये, क्योंकि ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। आप मुझे कोई ऐसा स्कूल, कॉलेज, कोई तरीका बता दो जहां पर परीक्षा नहीं होती हो। जब सभी जगह परीक्षा होती है तो कॉमनली एक्सेप्टेड चीजें, ये एस्टेब्लिश्ड चीजें, इसको हम चैलेंज कैसे कर सकते हैं? तो इसने कहा 9वीं कक्षा तक परीक्षा नहीं होनी चाहिए, बोले नहीं होनी चाहिए। क्यों? हर जगह होती है बच्चों। हां, यह बात अलग है कि परीक्षा का तरीका बदल दो, मार्क्स की ग्रेडिंग कर दो, कम कर दो, ज्यादा कर दो, पैटर्न में बदलाव कर दो, दैट इज एग्री, बट परीक्षा ही हटा दो, ये तो सही बात नहीं है। तो पहला तर्क स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, यस, हां, इससे छात्रों को, अरे हां का मतलब है परीक्षा बंद कर दो। आगे क्या लिखा है? इससे छात्रों को पार्श्वतः सोचने और अपने रचनात्मक शौक पूरा करने में मदद मिलेगी। कैसी बातें कर रहा है? दिस विल हेल्प स्टूडेंट्स टू थिंक लिटरली एंड अचीव देयर क्रिएटिव परसूट्स। बिल्कुल गलत बात है। बोले आप परीक्षा बंद कर दो, बच्चे रहेंगे फ्री, उनको उठपटांग सोचने के लिए और अपनी अदर एक्टिविटीज के लिए टाइम मिलेगा। यह बिल्कुल बेकार, कमजोर तर्क है। पहला स्ट्रॉन्ग, दूसरा कमजोर। सातवां प्रश्न, क्या आयकर की केवल एक समान दर होनी चाहिए, भले ही आय का स्तर कुछ भी हो? आयकर होती है इनकम टैक्स स्लैब 10%, 20%, 50%, तो क्या वो एक जैसी होनी चाहिए? मैं तो कहता हूं एक जैसे कैसे हो सकती है? जो ज्यादा कमाता है उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए, जो कम कमाता है उसको कम देना चाहिए, जो और भी कम कमाता है उसको नहीं देना चाहिए। और ऐसे बना हुआ भी है। यस, और ऐसे ही बना हुआ है, इसका मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग ही, इसका मतलब ये कमजोर वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि 99% चीजें अगर विरोध में दिखती तो वैसे कमजोर आती है। उसने कहा हां होनी चाहिए। इससे आयकर विभाग के अधिकारियों का काम काफी कम हो जाएगा। कैसी बेतुक की बातें कर रहा है? क्यों? इनकम टैक्स स्लैब एक जैसी होगी, सारी एक जैसी, तो उनका काम इजी हो जाएगा, अलग अलग कैलकुलेशन करनी नहीं है। ये कितनी हल्की बात है, इस बात में कोई दम नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या दुनिया में जितनी भी तरह की दवाइयां होती हैं उनकी रेट एक जैसी होनी चाहिए? नहीं ना। जितनी भी तरह की पढ़ाइयां होती हैं, स्कूल में तो स्कूल की, कॉलेज में सबका क्या फीस एक जैसा होना चाहिए? नहीं ना। क्या सारी गाड़ियों के दाम एक जैसे होने चाहिए? नहीं ना। क्या सारे कपड़ों के दाम एक जैसे होने चाहिए? नहीं ना। तो फिर मुझे बताइए, सबकी अगर एक जैसी रेट कैसे हो सकती है अगर इनकम अलग अलग है? तो इनकम अलग अलग है तो इनकम टैक्स स्लैब भी अलग अलग ही होना चाहिए। दूसरा, नहीं, इससे सरकार को कर संग्रहण काफी हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है ये। क्यों? क्योंकि अगर आप एक जैसे रखोगे तो एक जैसे रखने में ज्यादा तो रख नहीं पाओगे, बड़ी छोटी रखनी पड़ेगी, और छोटी रखोगे तो फिर क्या होगा? आपको, सरकार को इससे नुकसान ही होगा। बात में दम है। आठवां प्रश्न, क्या भारत में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए? केवल 2? ये सपना देख रहा हूं क्या मैं? हमारे देश में तो राजनीतिक दलों की कमी नहीं है। पहला तर्क, हां ये तो पक्ष में आ गया। कई विकसित देशों में केवल 2 ही दल है। गलत। क्यों फॉलो कर रहा है सब कि विकसित देशों में 2 ही है इसलिए हमारे ऐसा होना चाहिए? ना ना, मैंने आपको पहले नियम सिखा दिया। फॉलो करने वाले तर्क अच्छे तर्क नहीं माने जाते। विकसित देशों के माहौल अलग होंगे, हमारे अलग होंगे। हमारे ये अलाउ नहीं है। नहीं, मना कर रहा है। मतलब 2 राजनीतिक दल होने चाहिए, इसको मना कर रहा है, तो खुद ही कह रहा है खूब सारे होने चाहिए। भारतीय मतदाता केवल 2 राजनीतिक दलों से चुनाव करने के लिए परिपक्व नहीं है। गलत। ये आप और मेरे ऊपर डाउटफुल कर रहा है क्या कि हम लोग 2 लोगों में चुनाव ही नहीं कर सकते? जब तक हमें 10-20 लोग नहीं दिखे ना चुनाव में कि इनमें से किसी एक को चुनना है, तब तक तो मजा ही नहीं आता।
ना ना जी, ऐसी बात नहीं है। हम तो इतने सक्षम हैं कि हमारे देश में कई बार सर्वसम्मति से भी चुने हमने राष्ट्रपति। चुने कि नहीं चुने बताइए? ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसकी बात में कोई दम नहीं है, ना पहली में ना दूसरी में, तो दोनों तर्क कमजोर है। प्रश्न संख्या 9, क्या तंबाकू उत्पादों की बिक्री हर एक शहर की कुछ एक दुकानों तक ही सीमित होनी चाहिए? मैं तो कहता हूं इसको बंदी कर देना चाहिए। हां, इससे तंबाकू उत्पादों की खपत में कमी आएगी। बिल्कुल सही बात है। यह मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात पे। यह एस्टेब्लिश्ड बात है कि कोई भी चीज जितनी सुविधा से उपलब्ध होती है उसकी खपत में उतना ही फर्क पड़ता है। जैसे देखो, गर्मी का मौसम है और शाम को खाना खाने के बाद किसी को आइसक्रीम खाने की इच्छा है, बट ये आइसक्रीम पार्लर उसके घर से 10 किलोमीटर दूर है, केस 1। ये आइसक्रीम पार्लर उसके घर से 2 किलोमीटर दूर है, केस 2। और ये आइसक्रीम पार्लर उसके घर के बाजू में है, केस 3। बताइए आइसक्रीम की कंजम्पशन ज्यादा होने के चांसेस कब ज्यादा है? जब आइसक्रीम पार्लर उसके घर के सबसे पास में है। इवन मैं आपको यहां तक बताऊं, आप देखो कि कई बार ऐसा होता है, आप अपनी पढ़ाई में मस्त हो, व्यस्त हो, है ना, और आपको एकदम से प्यास लग रही है और आपको उठ के किचन तक जाना है और एक बोतल आपकी टेबल पे रखी है। दोनों केसों में भी फर्क पड़ जाता है पानी पीने की क्वांटिटी पर। पड़ता कि नहीं पड़ता बताइए? अगर पानी यहीं उपलब्ध है तो पानी पी लिया और उठ के जाना, यार ये क्वेश्चन कर लेता हूं, थोड़ी देर और पढ़ लेता हूं। आप देखो, कोई भी चीज की उपलब्धता जितनी सुगम होती है उसके कंजम्पशन में उतनी ही वृद्धि हो जाती है, फिर चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो नेगेटिव चीज हो। तो अगर आप बात करें तंबाकू उत्पादों की बिक्री कुछ एक दुकानों तक सीमित रखोगे, तो उसने कहा हां, अगर कम जगह मिलेगी तो लोग कम जगह ही ढूंढ पाएंगे। अगर एक तो हमारे घर के बाजू में दुकान में मिलती है, एक 20 किलोमीटर दूर मिलती है, तो 20 किलोमीटर दूर पे तो कुछ तो कम होंगे, कम से कम कमी तो आएगी। दूसरा, नहीं मना कर रहा साहब, कुछ एक दुकानों पर मत करो, घर घर में पहुंचा दो उसको, यह कहना चाहता है। नहीं बोलने का मतलब उसका विरोध करना। जो तंबाकू उत्पाद खरीदना चाहते हैं उन्हें वे सुविधाजनक स्थानों पर मिलने चाहिए। बिल्कुल गलत है जी। आप नेगेटिव चीजों को प्रमोट करोगे तो वो कभी भी अच्छे तर्क माने नहीं जाएंगे। 9वां प्रश्न, 9वां है कि 9वां तो होकर लिया हमने, 10वां है। बस 3-4 और कर लेते हैं फटाफट, टाइम कोई बात नहीं, 3-4 क्वेश्चंस में 5 मिनट और लगेंगे, फटाफट कर लेते हैं। देखो, शुड स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड टू पास द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। मेडिकल, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, किसी ने कहा। और ये किसने कहा? कोई भी कह सकता है, आप भी कह सकते हो ये बात, मैं कह सकता हूं, कोई भी कह सकता है। क्या? कि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा, नीट का एग्जाम पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तर्क एक यस के साथ, एक नो के साथ। यस में क्या लिखा? कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। यह एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको अपने रेलवे के एग्जाम में 100% सफलता की गारंटी के लिए जुट जाना चाहिए जबरदस्त तरीके से। और मैंने क्या कहा, बार बार बार, पिछले सालों के पेपर्स होने चाहिए आपके पास ताकि आप अपनी रियलिटी चेक कर सके। तो इसमें यह बिल्कुल सही बात है, कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। लेकिन कठिन के साथ साथ, कठिन तो चाहिए चाहिए, साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी चाहिए, है ना। थोड़ा एनालिसिस करके भी क्वालिटी वाला काम करोगे तो काम कम टाइम में बढ़िया हो सकता है, अच्छी बात है। दूसरा, नहीं मना कर रहा है कि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, बोले नहीं करनी चाहिए। यदि विद्यार्थियों को मेडिकल में सीट नहीं मिलती तो वे प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। बिल्कुल ही कमजोर तर्क है, बेहद कमजोर। आप सोचो, किसी ने कहा कि क्या राहुल को सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए? नहीं, बोले नहीं मिली तो कोई बात नहीं, प्राइवेट नौकरी कर लेगा। ये कितनी बेकार की बात है, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ और हो रहा है, इररेलेवेंट बात कर रहा है। यहां पर प्राइवेट में जाने की बात कर रहा है जबकि ऊपर सरकारी की बात हो रही है। तो ये तो इसको बिल्कुल कमजोर मानेंगे ना, क्योंकि तो डिमोटिवेट कर रहा है। बिल्कुल गलत बात है। पहला स्ट्रॉन्ग और दूसरा कमजोर है। 11वां प्रश्न, क्या कुत्ते निस्वार्थ प्यार करते हैं? डू डॉग्स लव सेल्फलेसली? देखो, अगर मैं बात करूं आपसे, पहला तर्क है हां के साथ। क्या कुत्ते निस्वार्थ प्यार करते हैं? आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का। पहला तर्क है हां, कुत्ते बहुत वफादार और प्यारे होते हैं। घर पर पालतू कुत्ते होने पर बहुत दोस्ताना माहौल बना रहता है।
क्या कुत्ते निस्वार्थ प्यार करते हैं? इस बात से इसका कोई मुझे संबंध समझ में नहीं आया कि कुत्ते बहुत वफादार और प्यारे होते हैं, ये तक तो ठीक है, लेकिन निस्वार्थ प्यार करने का इससे नहीं पता चलता। अच्छे होते मतलब अच्छे लगते हैं हमें, बट घर पर पालतू कुत्ते होने पर बहुत दोस्ताना माहौल बना रहता है। इस बात का मैं इससे सीधा कनेक्शन नहीं देख पा रहा हूं कि कुत्ते होने पर यह माहौल बना रहता है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? इसका तो कोई किंतु परंतु कोई लॉजिक ही नहीं है। पहला तर्क कमजोर है। हम कैसे कह सकते हैं बताओ कि घर पे डॉग्स होने से दोस्ताना माहौल बना रहता है? अरे दोस्ताना माहौल तो किन से बना रहता है? जो दोस्त होते हैं, जो हमारे जैसे होते हैं। अरे कुत्ते होंगे अच्छी बात है, उससे घर की सुरक्षा हो सकती है, वो भी अच्छी बात है, अच्छे भी लग सकते हैं, वो भी अच्छी बात है, बट उससे दोस्ताना माहौल बना रहता है, ये तर्क में दे, ये तो दम नहीं लगा। दूसरा, नहीं मना कर रहा है, मतलब निस्वार्थ प्यार कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसके हिसाब से यह सिर्फ एक मानवीय सोच है साहब। अभी तो कुत्तों को मानवीय हस्तक्षेप रहित जीवन जीने की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। मतलब ये तो बहुत ही गहराई में चला गया। उनको तो लगता है कि घर में कुत्ते होने ही नहीं चाहिए, मानवीय हस्तक्षेप रहित जीवन जीने की आवश्यकता होती है। तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है। दोनों ही बिल्कुल कमजोर तर्क हैं, पहला भी कमजोर, दूसरा भी कमजोर। आपके एग्जाम के हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, दोनों कमजोर हैं। 12वां प्रश्न, सामान्य कामकाजी घंटों की तुलना में देर रात काम करने वाले लोगों के शरीर में अधिक मात्रा में विषाक्त पदार्थ पैदा होने को बढ़ावा मिलता है। सही बात है। जो लोग सामान्य आवर्स है उनकी जगह लेट आवर्स तक काम करते रहते हैं, 2-2 बजे तक रात को, तो उनके शरीर में विषाक्त पदार्थ पैदा होने को बढ़ावा मिलता है। सही बात है। यस, हां, जब हम अपने प्राकृतिक शरीर के समय का सम्मान करते हैं, जब हम अपने प्राकृतिक शरीर के समय का सम्मान करते हैं और जल्दी सोते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यह सारी दुनिया मानती है और जानती है, इसलिए तर्क स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, नहीं मना कर रहा है। आजकल देर रात तक काम करना अप्रिय है, मतलब कंपलसरी है, क्योंकि हम अनेक समय क्षेत्रों में काम करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा कोई जरूरी नहीं है। काम को तरीके से करो, जो नियम है उनको पालना करो। देर रात तक काम करने का नियम नहीं बनता, एक्सेप्शंस तो हो सकते हैं, बट ये प्रैक्टिस हो जाए ये नहीं है। पहला स्ट्रॉन्ग, दूसरा कमजोर। 13वां, क्या शिक्षकों को विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद ट्यूशन लेने की अनुमति होनी चाहिए? थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है। क्या शिक्षकों को शुड टीचर्स बी अलाउड टू टेक ट्यूशन आफ्टर द एंड ऑफ द स्कूल आवर्स? मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा, नियमों की पालना करना जरूरी है, और नियम तो ये कहते हैं कि टीचर को अपने स्कूल के अंदर ही इतना अच्छा पढ़ाना चाहिए ताकि ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि जो बच्चा स्कूल में आ रहा है उसको ट्यूशन की जरूरत कायदे से तो नहीं पड़नी चाहिए। देखो मैं आपसे बात करूं तो इसने कहा क्या शिक्षकों को विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद ट्यूशन लेने की अनुमति होनी चाहिए? पहला तर्क है हां, इससे शिक्षकों की अतिरिक्त आय प्राप्त होने में अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद होती है, या अतिरिक्त आय मिलती है। ऐसा मान लीजिए अतिरिक्त आय मिलती है। मैं बताऊं कि अतिरिक्त आय मिलती तो है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से यह तर्क अच्छा तर्क नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम अच्छा तर्क मान लेंगे तो फिर हम गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। एलआर इसको परमिट नहीं करती। एलआर बोलती है कि जो काम जहां पर होना चाहिए उसको वहीं पर होना चाहिए। बल्कि देखो मैं आपको इन जनरल बोल रहा हूं, मैं टीचर्स के तो पक्ष में हूं क्योंकि टीचर तो मैं खुद भी हूं, लेकिन मैं बात को थोड़ी गलत बोल सकता हूं। जो बात है वो है। बहुत सारे स्कूल्स में क्या हो रहा है कि भाई जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है वही उसको ट्यूशन में भी पढ़ा रहा है। ये कैसी नॉनसेंस बात है? अरे भाई तुम वही टीचर हो, स्कूल में पढ़ा रहे हो और वही आपको ट्यूशन में भी पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको वही स्कूल में भी तो अच्छा पढ़ा सकते हैं। हां, अगर स्कूल में समय का अभाव है एक अलग बात है, टीचर फ्री में पढ़ाने के लिए बुला रहा है अलग बात है, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है जो स्कूल में पढ़ाना संभव नहीं है तो भी कोई बात नहीं। ये सब बातें तो जायज है, चलेगा। कोई बच्चा किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए पढ़ रहा है तो भी चलेगा। लेकिन सेम चीज जो स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए, कोर्स स्कूल का है और वही चीज घर पे पढ़ाई जा रही है ट्यूशन के रूप में, तो ये एलआर परमिट नहीं करती साहब, इसको बिल्कुल नहीं करती। एक डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर है, अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करके पेशेंट को ज्यादा अच्छा देख पा रहा है और सरकारी अस्पताल में अच्छा नहीं देख पा रहा, एलआर, मुझे माफ कीजिएगा, एलआर अलाउ नहीं करती। इस प्रैक्टिस को एलआर अलाउ नहीं करती। हां, अगर वो बोले कि साहब मैं वहां तो 5 मिनट बात करता, बट यहां पर मैं तुमसे 2 घंटे बात कर रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं जो इन जनरल वहां संभव ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है,
जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं वो एक अलग बात होगी, दैट इज सेपरेट इशू. एक्सेप्शंस आर वेलकम, नो प्रॉब्लम, बट इन जनरल दिस प्रैक्टिस इज नॉट अलाउड बाय द लॉजिकल रीजनिंग. मैं नहीं बोल रहा, एलआर बोल रही है. क्या बोल रही है? दूसरा, नहीं मना कर रहा है, इससे विद्यालय में पढ़ाने की गुणवत्ता में कमी आएगी. बिल्कुल सही बात है. अगर आप ट्यूशंस को अलाउ करोगे इस तरह से, तो टीचर क्या चाहेगा? मैं ट्यूशन से पढ़ा लूंगा, तो फिर स्कूल में पढ़ाने की तो उसकी इच्छा ही कम हो जाएगी इन जनरल. तो दूसरा तर्क स्ट्रांग है. मैं नियमों से बंधा हुआ हूं, मैं आपको मेरी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकता, मैं आपको वही बोलूंगा जो नियम इसमें अलाउ करते हैं. और आज का लास्ट, टुडेज लास्ट क्वेश्चन. कार्यालयों में कंप्यूटर के सामने 9 घंटे तक बैठने वाले कर्मचारियों की आंखों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीन गार्ड का उपयोग करना अनिवार्य करना चाहिए. यस, हां, आंखों की सुरक्षा के लिए हमेशा स्क्रीन गार्ड पहनना सबसे अच्छा होता है. सही बात है, ये तो एस्टेब्लिश्ड प्रूफ है भाई, ये तो साइंस ने प्रूव कर रखा है, डॉक्टर्स ने प्रूव कर रखा है. सही बात है, नहीं मना कर रहा है. कर्मचारियों के लिए ऐसी व्यवस्था करना कंपनी के लिए संभव नहीं है. अरे जो जरूरी है वो तो संभव नहीं है, तो क्या है? संभव नहीं जैसा क्या होता है? जो चीज हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है तो करनी ही पड़ेगी. और ये कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जो नहीं संभव है, ये किया जा सकता है कि नहीं. आज का सेशन अपन ओवर करते हैं. अगले सेशन में बात करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन भी आपके एग्जाम में आता है, उसको लेकर के कल बात करेंगे. आप इनका लगातार अभ्यास कीजिए. और मैं तो आपको यही कहूंगा, एलआर के माध्यम से आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, है कि नहीं. और मेरी शुभकामनाएं तो आपके साथ हमेशा रहेगी बिना बोले भी. वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच.